नमस्कार दोस्तों। हम जैसे तमाम पत्रकार जो दिल्ली में रहते हैं, मीडिया को जानते समझते हैं, वो ये जानते हैं कि पीएमओ में एक जोशी जी हैं। वो जोशी जी जो मोदी जी के बहुत करीब हैं, वो जोशी जी जो दिन भर मोदी जी के संपर्क में रहते हैं, वो जोशी जी जो मीडिया के तमाम मालिकों के सीधे संपर्क में होते हैं, वो जोशी जी जिनका कुछ भी भेजा गया संदेश किसी भी चैनल के मालिक या एडिटर इन चीफ के लिए पत्थर की लकीर की तरह है, वो जोशी जी जो मोदी जी और अमित शाह के बाद सबसे पावरफुल शख्सियत माने जाते हैं, वो जोशी जी जिनके संदेश को बीजेपी के कई मुख्यमंत्री और मोदी जी की कैबिनेट में शामिल मंत्री भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो जोशी जी जो रिमोट कंट्रोल से देश के दर्जनों चैनलों और अखबारों को एक तरह से संचालित करने की क्षमता रखते हैं, वो जोशी जी जो मोदी जी के साथ किसी सार्वजनिक मंच पर दिखते नहीं हैं, न मोदी जी के दाएं न मोदी जी के बाएं, न किसी मीटिंग में, न किसी रैली में, न किसी सभा में, न किसी सेमिनार में, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य होकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सब कुछ मतलब मोदी जी के बारे में किस चैनल पर क्या खबर चलेगी, क्या नहीं चलेगी, किस चैनल पर मोदी जी का इंटरव्यू कैसे होगा, नहीं होगा, कौन इंटरव्यू करेगा, नहीं करेगा, इंटरव्यू अक्षय कुमार को कब देना है, इंटरव्यू सुधीर चौधरी को कब देना है, इंटरव्यू एएनआई के स्मिता प्रकाश को कब देना है, इंटरव्यू रूबिका लियाकत को कब देना है, किसे इंटरव्यू नहीं देना है, ये सब वो जोशी जी तय करते हैं। जोशी जी के बारे में और बहुत सारे किस्से हम लोग जानते हैं, ये भी कि जोशी जी ही तय करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू अगर हो रहा है तो हो या ना हो, और अगर इंटरव्यू हो गया तो प्राइम टाइम चले या ना चले, इसके लिए भी जोशी जी का कॉल जाता है। और जोशी जी का कॉल जाना किसी भी चैनल के मालिक या संपादक के लिए पत्थर की लकीर की तरह है। जोशी जी ने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि जोशी जी का कहना मतलब मोदी जी के सबसे करीबी शख्स का, जो मोदी जी का पूरा मीडिया मैनेजमेंट देखता है, कम्युनिकेशन देखता है और पीएमओ में बैठता है, उसका कहना तो इसलिए बहुत मायने रखता है। तो उन जोशी जी के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, चैनलों में रहा हूँ 7-8 सालों से, जो देखा सुना। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन जोशी जी के बारे में कुछ छपकर आया है किसी किताब में, क्योंकि उन जोशी जी के बारे में लिखने बोलने का जोखिम कोई भी चैनल में काम करने वाला पत्रकार तो छोड़िए, संपादक और मालिक भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी नौकरी जा सकती है और कोई मालिक ने अगर जोखिम मोल लिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जोशी जी में इतनी भी क्षमता है किसी को किसी चैनल पर ऑफ एयर भी करा सकते हैं और किसी को ऑन एयर भी करा सकते हैं, ये भी जोशी जी करते रहे, ऐसा माना जाता है। जोशी जी के चाहने से कुछ एंकर चैनल की नौकरी बदलकर दूसरे चैनल में बेहतर पैकेज पे भी जा सकते हैं, और कोई एंकर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करे और सरकार की आलोचना कर दे तो कुछ दिन के लिए ऑफ एयर भी हो सकता है, ये भी जोशी जी के कॉल पर हो सकता है। जोशी जी के व्हाट्सएप में तमाम मालिकों और नामचीन चेहरों के नंबर हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, वहाँ से निर्देश जाता है कि आज मोदी जी के पक्ष में किस तरह से नैरेटिव चलाना है और किस तरह से तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी विपक्ष के किसी नेता को, राहुल गांधी को किस तरह से कहें तो ठोकना है, निशाने पर लेना है, क्या डिस्कशन करना है, क्या नैरेटिव सेट करना है, ये सब जोशी जी करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार उन जोशी जी के बारे में कुछ छपकर आया, उनके कुछ किस्से, और ये किताब जो छपकर आई जिसमें 33 पन्ने हैं, एक चैप्टर मीडिया पर जिसमें जोशी जी के बारे में भी कुछ पन्ने हैं। ये किताब राजदीप सरदेसाई ने लिखी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो एनडीटीवी में रहे लंबे अरसे तक, उसके बाद न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ रहे, जो बाद में अंबानी ने खरीद लिया। अब राजदीप सरदेसाई टीवी टुडे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, अंग्रेजी में आप उन्हें देखते होंगे, बड़े नामचीन एडिटर और जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 2024 पर अभी किताब लिखी है, उसके पहले 2019 के चुनाव पर लिखी थी, उसके पहले 2014 पर भी लिखी किताब है 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, और हार्पर कॉलिंस ने यह किताब छापी है, 800 रुपये की किताब है। इस किताब में कहानियां तो बहुत है, शरद पवार, नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी केंद्रीय किरदार हैं हर चुनाव के 2024 में, इसलिए उनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में, पॉलिटिकल जो पर्दे के पीछे कहानियां वो सब। लेकिन मैंने, चूंकि किताब कल ही आई है, अभी ये किताब रिलीज नहीं हुई है, प्री ऑर्डर पर मैंने मंगाई, तो मैंने इस किताब में अपने मतलब का सबसे पहले पढ़ा कल देर रात एक चैप्टर, यू आर गोदी मीडिया द मीडिया टेक ओवर। 33 पन्नों का चैप्टर है जिसमें जोशी जी के बारे में है, और चूंकि जोशी जी बड़े दिलचस्प किरदार हैं जिनके बारे में जानकारियाँ सार्वजनिक डोमेन में कम है, कोई लिखने बोलने की हिम्मत करता नहीं है, यहाँ तक कि गूगल भी सर्च करेंगे
तो जोशी जी की तस्वीर बड़ी मुश्किल से मिलेगी, पहचानना मुश्किल होगा जो नहीं पहचानते हैं, क्योंकि चेहरा किसी ने देखा नहीं, वो तो मिस्टर इंडिया की तरह काम करते हैं, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये जोशी जी हैं कि नहीं, अगर कोई फ़ोटो आ भी गया तो इतने गुमनाम रहकर, गोपनीय ढंग से, बैकरूम बॉय बनकर मोदी जी के लिए सब कुछ मैनेज करते हैं। चैनलों पर एक एक चीज़ पर उनकी नज़र होती है, बारीक नज़र। किस चैनल पर एक लाइन कुछ सरकार के खिलाफ या सरकार की के लिए नुकसानदेह चली नहीं कि जोशी जी का फ़ोन खटाक से सीधे मालिक को, सीधे संपादक को, खटाक से वो खबर ऑफ एयर। ये हैं जोशी जी। उन जोशी जी का नाम है हिरेन जोशी। हिरेन जोशी के बारे में इसमें एक चैप्टर है। बाकी इस किताब पर आगे कभी बात होगी, लेकिन अभी बात जैसा कि मैंने जोशी जी की, उम्र उनकी 54 साल है। राजदीप सरदेसाई ने जो लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है, बांसवाड़ा में कुछ दिन तक उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ पढ़ाया भी है, और उसके बाद 2008 में मोदी जी से जुड़े, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन के लिए वो गांधीनगर में सीएम हो गए, मुख्यमंत्री कार्यालय। और उस समय फेसबुक, ट्विटर भारत में नया नया आ रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, नेताओं को तो उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। उसका इस्तेमाल करना नरेंद्र मोदी ने एक तरह से देखें सबसे पहले शुरू किया, उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। तो उस इस्तेमाल करने के लिए जो बैकरूम मैनेजमेंट था पूरा, वो जोशी जी ने संभाला, जिनका नाम है हिरेन जोशी। और वहाँ से नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता बना, पूरी तरह से कमिटेड, लॉयल एक लीडर के लिए, और सिर्फ मोदी जी के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि जोशी जी का संदेश मतलब मोदी जी का संदेश। मोदी जी जब विदेश में कहीं हो, चाहे देश में, हो सकता है किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए एक्सेसिबल कुछ देर के लिए ना भी हो, जोशी जी के लिए हर समय है। और जोशी जी कभी भी मोदी जी से बात कर सकते हैं, और मोदी जी तो कभी भी जोशी जी को निर्देश दे सकते हैं। तो जोशी जी के बारे में हालांकि मैं कहूँगा राजदीप ने जोखिम मोल लिया। अभी इंडिया टुडे में काम कर रहे हैं, एंकर भी हैं। पता नहीं जोशी जी ने अभी यह चैप्टर पढ़ा कि नहीं, पढ़ेंगे तो उसके बाद जोशी जी को कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। हालांकि जोशी जी को राजदीप ने इस किताब के बारे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए टेक्स्ट किया था, जिसको उन्होंने डिक्लाइन किया और उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। तो राजदीप सरदेसाई ने लिखा, तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जोशी जी, हिरेन जोशी, उनके बारे में बात की जाए इस किताब के हवाले से। जोशी जी के बारे में ये भी है कि उनकी पूरी स्क्रीनिंग का उनका सिस्टम है। हर चैनल पर, किस चैनल पर कौन सी खबर कब चल रही है मोदी जी के बारे में, और पूरी तरह से मोदी जी के शान में कसीदे कौन कौन पढ़ रहे हैं उसकी उनके पास लिस्ट है। और मोदी जी के लिए थोड़ा भी उल्टा कौन बोल रहा है या बोल सकता है या लिख रहा है उसकी भी लिस्ट है। एक रेड फाइल, एक ग्रीन फाइल, बीच में एक येलो फाइल है। पूरा डोजियर है जोशी जी के पास, और उसके हिसाब से वो सब कुछ तय करते हैं। पूरा कंट्रोल, मीडिया का एक कंट्रोल रूम चलाते हैं। तो इसमें राजदीप ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, और उन कहानियों में हिरेन जोशी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और कैसे मीडिया मैनेजमेंट करते हुए चैनलों पर नियंत्रण करते हैं, कैसे उनके गुड बुक में जो रिपोर्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, या जो लोग हैं, उनको मोदी तक एक्सेस होता है, इंटरव्यू कैसे तय होता है। इंटरव्यू उसी को मिलता है जो शुरू में मैंने कहा, उसी को मिलता है जिसे जोशी जी चाहते हैं। इंटरव्यू का वक्त भी वही तय करते हैं, लोकेशन भी वही तय करते हैं, और कई बार सवाल भी पर्दे के पीछे जोशी जी ही तय करते हैं, और किरदार और चेहरा तो तय करते ही हैं। तो राजदीप ने विस्तार से लिखा है। तो ऐसे शख्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। नेताओं के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन बैकरूम बॉय। और जोशी जी के बारे में है कि अगर उन्हें लगता है कि ये चैनल में ये खबर सरकार के लिए सही नहीं है, ख़ास तौर से मोदी जी के लिए, तो तुरंत उसका कॉल उस चैनल को पहुंच सकता है। उसमें कुछ घटनाओं का भी जिक्र राजदीप ने इस किताब में की है। और राजदीप ने इस चैप्टर की जो शुरुआत की है खुद से की है, कि जब 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की तरफ जब किसानों के जत्थे गए, और आईटीओ पर जब एक किसान की मौत हुई, ट्रैक्टर जो दौड़ा रहा था, जिसमें कहा गया पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस की गोली से मौत हुई, कि किसान का ट्रैक्टर पलटा, ये अफवाह या कहानियाँ जो चल रही थी, उसी बीच राजदीप सरदेसाई समेत कुछ जर्नलिस्ट ने कुछ ट्वीट कर दिया था। गोली से मौत जैसी खबर वहाँ थी, वैसा माहौल था, तो ट्वीट कर दिया राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और 2-3 जर्नलिस्ट ने। उन सब के खिलाफ तुरंत
एफआईआर और मुकदमे हो गए थे, उसका जिक्र राजदीप ने पहले वहाँ किया है कि कैसे उस वक्त लगा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे हुए और कैसे छुप के रहने की प्लानिंग तक की गई, सैनिक फार्म में रहे, कहाँ रहे, उनके परिवार वाले परेशान रहे। तो ये सब, लेकिन उसके बाद मुख्य बात जोशी जी पर। जोशी जी के बारे में थोड़ा अंदाज़ा या थोड़ी जानकारी मुझे भी है, लेकिन इस किताब में जो है, जैसे इंटरव्यू को लेकर ख़ास तौर से हम लोग बार बार ये कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं 10 साल में मोदी जी ने प्रेस का सामना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं किया। अब तो 10.5 साल हो गए और कहीं भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा मौका प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने नहीं दिया कि आप सीधे उनसे सवाल पूछें, जबकि ये इस मामले में इकलौते प्रधानमंत्री हाँ इंटरव्यू देते हैं, चुनिंदा, और वो किसको कब इंटरव्यू देंगे वो जोशी जी तय करते हैं। तो इसमें राजदीप ने लिखा है जोशी जी की ताकत, उनका इमरजेंस, कैसे उनको किसी ने बताया कि टॉप 3 जो पावरफुल हैं उसमें हिरेन जोशी हैं। एनडीटीवी के बारे में भी है कि एनडीटीवी पर कैसे कब्जा किया गया या एनडीटीवी के मालिकों के लिए कैसी स्थिति पैदा कर दी गई प्रणय राय और राधिका रॉय को कि उन्हें एनडीटीवी से एग्जिट करने के अलावा या एनडीटीवी अडानी के हवाले करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो भी कुछ लिखा है, वो भी आगे आता हूँ। 2 और किरदारों के बारे में लिखा है उन्होंने, अनिल बलूनी जो लोकसभा सदस्य हैं और बीजेपी का एक तरह से कहें तो मीडिया मैनेजमेंट इस सेंस में देखते हैं कि कौन से पैनल पे, किस चैनल पे कौन पैनलिस्ट जाएगा, ये सब अनिल बलूनी देखते हैं। और एक आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, उनका भी जिक्र किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो राजदीप ने लिखी, जो पहले एक बार मैंने भी कहा था, देखिए क्या होता है हर दौर में कोई मीडिया मैनेज करता है प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय में। और पहले क्या होता रहा है, मनमोहन सिंह के समय 2 जर्नलिस्ट उनके मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए जुड़े थे। शुरू में मुझे लग रहा हरीश खरे थे द हिंदू वाले, बाद में संजय बारू रहे, और आखिरी दौर में अगर मुझे याद है तो पंकज पचौरी एनडीटीवी के थे, वो रहे। तो ये तो मीडिया से कनेक्टेड लोग थे जो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हुए। लेकिन हिरेन जोशी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कमिटेड है मोदी जी के लिए, और नियंत्रण करने की भयंकर प्रवृत्ति है। मुझे कई पत्रकारों ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप से हिरेन जोशी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है और उस ग्रुप के जरिए पत्रकारों को, एंकर्स को, खासतौर जिनको भेजना चाहते हैं और एडिटर्स को, वो संदेश भेजते हैं कि आज क्या खबर कैसे चलनी है, जो पैनल डिस्कशन होगा उसकी लाइन क्या होनी चाहिए, विपक्ष को कैसे आज इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है, और इस मुद्दे पर मोदी जी ने क्या ऐतिहासिक फैसला किया, क्या काम किया। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि एक ही तरह के ट्वीट्स बीजेपी के नेता करने लगते हैं, उसी तरह के ट्वीट्स को मोदी सरकार के मंत्री करने लगते हैं, उसी तरह के ट्वीट्स आईटी सेल की तरफ से आने लगते हैं, और उसी तरह के ट्वीट्स दर्जनों एंकर्स और रिपोर्टर की तरफ से आने लगते हैं। और आपको समझ में नहीं आएगा कि एंकर रिपोर्टर के ट्वीट और आईटी सेल के ट्वीट और नेता, बीजेपी नेता के ट्वीट में समानता क्यों? दरअसल ये हिरेन जोशी की तरफ से जाता है व्हाट्सएप पर, और वो मोदी जी की शान में ही होता है। जैसे मोदी जी विदेश में 5 दिन से अचानक आए, सीधे सेंट्रल विस्टा पहुंच गए विजिट करने, या सीधे पार्लियामेंट पहुंच गए, तो तुरंत 50 पत्रकार और 500 नेता लिखने लगेंगे कैसे अथक नहीं थकने वाले हमारे देश के लीडर हैं, उतना काम करके आए वहाँ से, इतनी लंबी यात्रा, 25 घंटे की हवाई यात्रा, और सीधे अपने कर्तव्य पथ पर पहुँचे। एक साथ आता है। ये सब जोशी जी मैनेज करते हैं। तो जोशी जी का काम है कि मोदी जी की छवि महामानव की तरह बनाए रखो, मोदी जी की महिमा में जितना महिमा में विस्तार हो सके, जितना महिमा गाथा की गान हो सके, वो करते रहे। इसलिए वैसे लोगों की लिस्ट उनके पास है, और वैसे लोग लाभार्थी हैं, जोशी जी के कृपा पात्र भी हैं। उसमें यह भी होता है, राजदीप ने नहीं लिखा है, लेकिन यह भी होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू हो रहा है जेल में आने के बाद, और उसमें कोई ऐसी स्थिति है चुनाव की या गर्मा गर्मी है, लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो केजरीवाल विस्फोटक बोल सकते हैं। केजरीवाल विस्फोटक बोल सकते हैं तो कुछ नुकसान न हो जाए। तो जोशी जी की पूरी मशीनरी सक्रिय होती है, हर चैनल पे संदेश जाए कि केजरीवाल का इंटरव्यू प्राइम टाइम नहीं चलना चाहिए। 9 बजे क्यों चल रहा है? किसी जगह प्रोमो चला तो फोन चला जाता है कि 9 बजे ये प्रोमो क्यों चल रहा है? केजरीवाल को अगर करना ही है तो आफ्टरनून में करिए। ये सब भी जाता है जोशी जी का फ़ोन। ये भी मुझे किसी ने बताया कि नोएडा में केजरीवाल 3-4 जगह होटल बुक किया गया, जब इंटरव्यू देना चाहते थे नोएडा आकर खुद जब जेल से छूटे थे, तो होटल मालिकों ने उनका कैंसिल कर दिया बुकिंग। कुछ स्टूडियो में केजरीवाल इंटरव्यू करना चाहते थे तो वहाँ प्राइवेट स्टूडियो लेकर तो वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए। पता नहीं कहीं से निर्देशित होता है कि किसको नहीं दिखाना है।
और मोदी जी को कैसे अधिकतम दिखाना है, और अगर मोदी जी का इंटरव्यू हो गया तो कैसे कितनी बार चले, किस किस स्लॉट में चले, कौन एंकर करे, ये सब जोशी जी करते हैं। लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि बनारस में फीमेल एंकर्स ने मोदी जी का इंटरव्यू किया, 3-4 चैनल की फीमेल एंकर्स। मुझे किसी ने बताया ये भी जोशी जी का आइडिया था कि महिला एंकर्स करें। तो कॉन्सेप्ट तय करते हैं इंटरव्यू का, वो कॉन्सेप्ट तय करते हैं कि कभी अक्षय कुमार करें, कभी सुधीर चौधरी करें, कभी स्मिता प्रकाश करें। तो राजदीप ने इसमें लिखा है, बहुत चीज़ मैं अपनी जानकारी से बोल रहा हूँ, इस किताब में लिखा है। जैसे अब मन की बात है, अब मान लो मन की बात प्रधानमंत्री का भाषण है, प्रवचन है। अब मन की बात कैसे सब तक पहुँचे, ये जोशी जी करते हैं तय, चूँकि वही उनका असाइनमेंट है और पूरे कमिटेड हैं। तो जोशी जी की तरफ से बीजेपी के सारे लीडर्स को मैसेज चला जाता है और ये इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर मन की बात के टेलीकास्ट की व्यवस्था हो, वहाँ कुछ लोग जुटे रहें, वो देखें, उसका रियल टाइम पिक्चर वीडियो बने और वो सीधे पीएमओ की टीम तक पहुँचे, मीडिया टीम तक, और वो इंश्योर करें कि उसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो। एक सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द ऐसी मीडिया मशीन काम करे, ये तय मुकम्मल तौर पर करते हैं, ये हिरेन जोशी जी करते हैं। अब रहा इंटरव्यू का, अभी जो लोकसभा चुनाव के समय इंटरव्यू हुआ था मोदी जी का, कई चैनलों पर जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में ख़ास बात ये थी कि मैंने उस समय भी कहा था कि इंटरव्यू, मेरे पास चूँकि जानकारी आई कि कुछ इंटरव्यू प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हुए, उसमें कैमरा भी प्रधानमंत्री कार्यालय का था, पीएमओ का, उसमें लाइट भी प्रधानमंत्री कार्यालय का, साउंड भी प्रधानमंत्री कार्यालय का, रिकॉर्डिस्ट, कैमरामैन और एडिटिंग सब प्रधानमंत्री कार्यालय का, यहाँ तक कि प्रोमो बनकर भी, टीजर बनकर भी प्रधानमंत्री कार्यालय से चैनल्स को मिले थे। जब मैंने ट्विटर पर लिखा तो 2-3 चैनल के एडिटर्स और एंकर्स ने रिएक्ट किया कि आप अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी थी कि देश के नंबर 1 चैनल का पहला इंटरव्यू, जिसमें 5 एंकर्स थे या 4 एंकर्स, वो भी पीएमओ में हुआ था और पूरा एडिटेड टेप उनको मिला था, उन्होंने सिर्फ टेलीकास्ट किया था, और वो किस समय चलेगा ये भी जोशी जी ने तय कर दिया था, कितनी बार ये भी जोशी जी ने तय किया था। खैर, उसका जिक्र तो नहीं किया, राजदीप उसी संस्थान में काम करते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने यह जिक्र किया है कि इंटरव्यू पीएमओ में कैसे इंटरव्यू हुए, कैसे पीएमओ के फ्रेमवर्क में हुए, पीएमओ के पूरे इक्विपमेंट से हुए। तो उन्होंने लिखा है इसमें पेज नंबर 461 में, जिसमें वो लिखा है कि कैसे जोशी जी प्लान करते हैं और कैसे मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो पहले उन्होंने साउथ के चैनल को इंटरव्यू दिया, फिर एएनआई को दिया, और फिर वॉल टू वॉल कवरेज के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया कुछ एंकर्स और उसके बाद उन्होंने लिखा है in a first of sorts, most of the interviews were shot and edited by the PMO, which by now had its own in-house TV production team, complete with a camera crew, editors and sound recordist, a first for an Indian Prime Minister. मतलब पहली बार है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के पास पीएमओ में कैमरा क्रू, प्रोडक्शन टीम, एडिटर्स, रिकॉर्डिस्ट की टीम है और सब कुछ वहाँ होता है। इसमें किसी जर्नलिस्ट को कोट करते हुए राजदीप ने लिखा है, दिस इज़ लाइक ए शो बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय द पीएमओ विथ ओनली वन शाइनिंग स्टार एंड द एंकर्स आर सिंपली देयर एज साइड किक्स। मतलब कि पीएमओ, ऐसा लग रहा है जैसे ये शो जो था डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय पीएमओ था, एक शाइनिंग स्टार को केंद्र में रखकर वो मोदी जी हैं। और हर इंटरव्यू का ऑब्वियसली टोन तो वो तय करते ही हैं, सवाल क्या पूछा जाए ना पूछा जाए, उससे डिस्कस भी होता होगा। कई बार ये कहा जाता है जो अखबारों में इंटरव्यू होता है वो भी पहले जाता है और रिटर्न आ जाता है। अब होता यह है कि इसलिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में बड़े गुडी गुडी सवाल भी आप देखेंगे। राजदीप ने उसका भी जिक्र किया है कि 80 इंटरव्यू हुए, उस दौरान 80 इंटरव्यू में एक भी इंटरव्यू में मणिपुर में 200 लोग तब तक मारे जा चुके थे, उसके बारे में एक भी सवाल नहीं किया गया। चाइना का जो लद्दाख इलाके में स्टैंड ऑफ है, जो कहा गया कि कुछ नो मैंस लैंड, कुछ इलाके में चाइना की घुसपैठ रही, जो बीच के इलाके थे डेप्सोंग और उस इलाके में पैंगोंग लेक के इलाके में जहां डिसएंगेजमेंट की बात अब हो रही है, उस पर एक भी सवाल मोदी जी से नहीं किया गया। अडानी के मामले में कुछ सवाल दिखावटी रस्म अदायगी के तौर पर किया गया, लेकिन कोई भी उसमें काउंटर सवाल नहीं था। और सवाल गुडी गुडी वही थे कि सुप्रीम लीडर, कैसे आपके बिना भारत विकसित भारत हो नहीं सकता, और कैसे मोदी जी महान हैं और उनकी ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है, आप जैसा ऊर्जावान कोई पीएम नहीं दिखा। इस तरह से सारे सवाल पूछे गए। इसका भी जिक्र राजदीप ने किया है। तो मैंने कहा कि जोशी जी के बारे में बोलना
जोशी जी के बारे में लिखना, जोशी जी के बारे में कोई किताब में जिक्र करना, ये पहली बार हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जोखिम कौन मोल ले? सारी सत्ता की जो मशीनरी के केंद्र में एक शख्स बैठा है। कई बार आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल किस मुद्दे को नैरेटिव बनाएगी, ये भी वो तय करते हैं। ये भी एक कहानी लिखी है राजदीप ने, और मैं जानता हूँ ऐसी कई कहानियाँ कि कई ऐसे एंकर्स के नाम हैं भी चर्चा में, जिन एंकर्स को किसी बड़े चैनल में प्लेस किया गया जोशी जी की अनुकंपा से। जोशी जी ने मालिकों को कहा या प्रधान संपादक को कहा, और वो उस चैनल में मोटी तनख्वाह पे वो एंकर या एंकरानी हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी को ऑफर किया गया जोशी जी की निर्देश पर, क्योंकि लगा कि ये एंकर मोदी जी की सत्ता से कोई सवाल पूछ रहा है। इसमें एक वाकया जिक्र किया राजदीप ने कि बांसवाड़ा में जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान जो कह दिया था कि आपकी ज़मीन जायदाद या संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को या ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी आपकी संपत्ति, और कांग्रेस पर निशाना था। तो बहुत आलोचना हुई कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो किसी एंकर ने उस पर कोई सवाल उठाया, शायद कि इसी ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा। तो उसके बाद ऐसा इसमें लिखा गया है कि उस जर्नलिस्ट को, द जर्नलिस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड बाय हिज एडिटोरियल लीडरशिप दैट ही वॉज बीन टेकन ऑफ एयर फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। उस जर्नलिस्ट को सूचना दे दी गई एडिटोरियल लीडरशिप की तरफ से कि आप ऑफ एयर कर दिए गए पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। आप सोचिए कि कितनी नज़र इनकी है कि किस रिपोर्टर ने लाइव में क्या बोला, किस एंकर ने लाइव में क्या बोला। एक एक लिखे बोले पर नज़र रखते हैं जोशी जी। उनका नाम है हिरेन जोशी। और अभी हुआ था कुछ दिन पहले, केजरीवाल ने इस पर सवाल उठाया। मैं चाहता हूं बयान भी केजरीवाल का भी सुनाऊं। तो उस रिपोर्टर को ऑफ एयर कर दिया गया। नाम उसका नहीं लिखा, किसी अंग्रेजी अखबार का लीडिंग इंग्लिश न्यूज़ चैनल लिखा हुआ है। और उसमें यह भी है कि चूंकि उस चैनल के एडिटर मोदी जी का इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी होंगे, चाहते होंगे इंटरव्यू मिले, और यही कंडीशन है कि मोदी जी इंटरव्यू उसी को देंगे जो उनके गुड बुक में है, और गुड बुक में वही होगा जो लारा लप्पा करेगा, उनके शान में कसीदे पढ़ेगा। अगर उनके शान में कसीदे पढ़ने वालों लिस्ट में ग्रीन फाइल, जो जोशी जी के पास ग्रीन फाइल है, उस ग्रीन फाइल में आपका नाम है, जोशी जी की अनुकंपा आप पर है, जोशी जी आपसे खुश हैं, उनको खुश रखते हुए उनके कहे के मुताबिक आप नैरेटिव बीच बीच में चलाते, क्योंकि वो टेस्टिंग भी करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा वहाँ लॉयल्टी ऐसी होती है कि आपको अगर व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर हैं, या व्हाट्सएप पर आपको 10 मैसेज आया महीने में कि कीप दिस नैरेटिव ऑन, या इस तरह की बाइट्स, इस तरह के बयान, या इस तरह की बातें, इस तरह की लैंग्वेज, या इस तरह की स्टोरी प्रधानमंत्री के पक्ष में चलाएं। और अगर आपने नहीं चलाया, वैसा नहीं लिखा ट्विटर पर, उनके शान में ऐसा ही ना थकने वाला प्रधानमंत्री, कितने काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कभी थकते नहीं हैं, 24 घंटे कभी विराम नहीं, कुछ ऐसी बातें। और या कई बार विपक्ष पर हमलावर, राहुल गांधी पर हमलावर, राहुल गांधी को किसी ढंग से घेराबंदी वाला ट्वीट, ये सब आप नहीं करते हैं समय समय पर जोशी जी के निर्देश पर, या उनके व्हाट्सएप संदेशों के बाद, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है उसके बाद, तो आप गुड बुक में नहीं है भाई। बीच का कोई रास्ता नहीं है वहाँ। टोटली कमिटेड आईटी सेल की तरह, एकदम आपका जर्नलिस्टिक सब चीज़ रखे किनारे पर, सिर्फ यस मैन, बस मोदी जी को मानिए, वही आपके माए बाप हैं, और जो वो उनके लिए आ रहा है उनके पक्ष में वही लिखना है। इसलिए जो ये इसमें फिट नहीं बैठते हैं, उन पर जोशी जी की कुदृष्टि होती है, और उसका खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जोशी जी का फ़ोन आना किसी मालिक के पास, सीईओ के पास, या जोशी जी के बिहाफ में किसी का फ़ोन आना, मतलब सीधे मान लिया गया कि बस ये मोदी जी का है। तो इसमें एक जिक्र है, रोहिणी सिंह का जिक्र किया राजदीप ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जिक्र किया एक वाकया का जो बहुत चर्चा उस वाकया का होता भी है कि इकोनॉमिक टाइम्स में जब रोहिणी सिंह थी, और 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे अखिलेश यादव के पक्ष में कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता मोदी जी के मुकाबले ज़्यादा है, या जो भी ऐसा कुछ ट्वीट किया था उन्होंने कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी उतना इन कैश बीजेपी नहीं कर पाएगी। और उस ट्वीट से पीएमओ नाराज़ हुआ, और उसके बाद मैसेज गया मालिकों को कि ट्वीट डिलीट किया जाए, इकोनॉमिक टाइम्स के मालिकों को, टाइम्स ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक टाइम्स है। और उसके बाद नाराज़गी पीएमओ को इतनी हो गई कि इकोनॉमिक टाइम्स का ग्लोबल बिजनेस समिट होना था, उस बिजनेस समिट में
पीएमओ समेत कोई मिनिस्टर न जाए, ये इंश्योर कर दिया गया और कोई नहीं गया। एन अनऑफिशियल बॉयकॉट बाय द गवर्नमेंट, मतलब एक बॉयकॉट कर दिया गया उस ग्लोबल बिजनेस समिट का। अब कोई इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार को सबमिट कर रहा है जिसमें सारे लीडर्स आए हुए हैं, आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे होंगे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ना जाए और कोई और मंत्री ना जाए, समझिए क्या होगा। तो वही हुआ, चुनाव के बाद ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि रोहिणी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, और ये कई चैनलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कहानी मैंने अपनी भी सुनाई है टीवी 9 की। मोदी जी से एक संक्षिप्त मुलाकात, कुछ सेकंड की मुलाकात, जब टीवी 9 लॉन्च हो रहा था 2019 के मार्च के आखिरी दिनों में। तो 31 मार्च, शायद 31 मार्च वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री मोदी टीवी 9 के लॉन्चिंग फंक्शन में आए थे। मैं कंसल्टिंग एडिटर था, विनोद कापड़ी एडिटर इन चीफ थे, और तब मोदी जी आए थे। और आते ही पहले विनोद कापड़ी से बाहर मिले। वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे प्रमोटर थे, सीईओ थे, उनको कहा आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। और उसके बाद अंदर आए, मैं अंदर था, अंदर मुझसे बहुत सारे लोग मोदी जी से मिल रहे थे, 10-12 लोग। एक होता है प्रोटोकॉल, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, गेस्ट है आपके, तो एडिटर्स, बिजनेस से जुड़े लोग, एंकर्स, सबसे आखिरी में मैं था। और जब परिचय कराया गया मुझसे कि अजीत अंजुम, तो उन्होंने कहा अच्छा दूसरे वाले आप ही हो। तो मैं चौंका कि दूसरे वाले आप ही हो का मतलब क्या। बाद में जब स्टेज पर गए तो फिर विनोद कापड़ी ने बताया, मतलब कि पहले उनको बाहर कहा गया उनके लिए, और दूसरे वाला मैं। इस पर विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए नहीं बात करूँगा। लेकिन उस वक्त भी मुझे पता चला कि हमारी भी फाइल, विनोद कापड़ी की फाइल, ऐसे जर्नलिस्ट की फाइल जो क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं मोदी की सत्ता के लिए या सरकार के लिए, क्योंकि सरकार किसी को, हमारा काम वही है। 2014 के पहले भी हम लोग यही करते थे, तब यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह के खिलाफ 50 ट्वीट, 50 वीडियो हमने किए होंगे। तो ये फाइल हमारी भी वहाँ बनी थी, हिरेन जोशी के पास। और किसी ढंग से जो वहाँ एक टीवी 9 में एक सज्जन हैं जो अभी न्यूज़ डायरेक्टर या कुछ हैं, उन्होंने ही संपर्क किया था अमित शाह के थ्रू, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को इनॉग्रल फंक्शन में उनके कहने पर, उनके आमंत्रण पर आए थे। लेकिन नाराज़गी थी कि आपके पास 2 एडिटर ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, मैं और विनोद कापड़ी। और उसका बाद में क्या हुआ वो लंबी कहानी है। विनोद कापड़ी ने जिस दिन नतीजा है उस दिन इस्तीफा दिया, और कुछ दिनों बाद मैंने भी टीवी 9 से इस्तीफा दिया, क्योंकि बहुत बार खचपच होने लगता था, ये वीडियो नहीं, ये बहस नहीं, इस पर सब्जेक्ट पर आपने ट्विटर पर कुछ लिख दिया, और बहुत मॉनिटरिंग हो रही थी। तो ये हैं हिरेन जोशी जी। उस राजदीप सरदेसाई ने हिरेन जोशी के बारे में यही लिखा है कि कैसे वो पूरी तरह से, कैसे लॉयल, कमिटेड, एक ही आदमी को प्रमोट किया जाए और एक आदमी को एकदम महान शख्सियत बनाते हुए उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए कैसे काम किया जाए, इसके लिए 24 घंटे जोशी जी एक्टिव रहते हैं, और उनके एक कॉल पर कैसे सब उपलब्ध रहते हैं। राजदीप ने इसमें अपने बारे में भी लिखा है कि उनके साथ एक घटना हुई कि कैसे उनका इंटरव्यू कैंसिल किया गया। लेकिन चूँकि ये मुझे किसी ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू को लेकर कुछ जोशी जी ने नाराज़गी जताई थी, या चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू एक ही दिन, अगर पीएम का इंटरव्यू चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल का ना चले, या अरविंद केजरीवाल का काउंटर के तौर पर इंटरव्यू ना चले, तो कुछ फ़ोन फान उन्होंने किया था। अरविंद केजरीवाल भी उस वक्त, बहुत नाराज़गी अरविंद केजरीवाल ने एक पब्लिक डोमेन में जताई थी। मैं चाहता हूँ बाइट आप सुनिए अभी। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट, जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना।
कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी केजरीवाल की तरह ही हिरेन जोशी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। मीडिया को नियंत्रित करने की हिरेन जोशी की जो कोशिश है, और होता यह है कि चैनलों का और अखबारों का बिजनेस इंटरेस्ट भी होता है। बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं। कॉन्क्लेव का मकसद होता है कि उसमें सारे लीडर्स आएँ। कहीं 5 सितारा होटल में कॉन्क्लेव होता है चुनाव के समय में, सब चाहते हैं प्रधानमंत्री आए। तो हिरेन जोशी की तरफ से यही तय होता है कि कहाँ प्रधानमंत्री किस कॉन्क्लेव में जाएंगे और किस कॉन्क्लेव में नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कितनी देर पर से जाएंगे, क्या उनसे कोई सवाल सामने आमने कुछ पूछा जा सकता है या वन वे मोनोलॉग होगा, यह सब जोशी जी तय करते हैं। पूरा आइटनरी जो होता है वो जोशी जी तय करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल के मालिक चाहते हैं कि उनके गुड बुक में रहें। बिजनेस भी है, विज्ञापन का भी सवाल है, उसके बाद एजेंसियां भी हैं, केंद्रीय एजेंसियां, जो अगर ज़्यादा आड़ा तिरछा किया तो पीछे उसके एजेंसियां हैं। जिक्र किया है राजदीप ने दैनिक भास्कर का भी। हालांकि मैं भी पहले बोल दूं, जो इंटरव्यू हुए थे प्रधानमंत्री मोदी ने जितने लोगों को इंटरव्यू दिए, उसमें राजदीप ने जिक्र किया है, ईच इंटरव्यू ड्यूरिंग द कैंपेन वॉज केयरफुली डिजाइंड बाय जोशी एंड हिज टीम टू इंश्योर the manufactured hollow around the Prime Minister remained untouched and the viewer voter felt diligently quoted. National newspapers like Indian Express and The Hindu, which had written the occasional critical story or editorial against the government, were denied access despite formal request. राजदीप ने इसमें यह भी लिखा है कि इंटरव्यू जितने भी हुए सब कुछ जोशी जी ने डिजाइन किया, उन्होंने तय किया, और इंटरव्यू का कैसा फॉर्मेट है हो कि सिर्फ मोदी जी के पक्ष में माहौल हो, कोई भी थोड़ा भी क्रिटिकल किसी भी तरह की हेडलाइन जाने की गुंजाइश ना हो। और 2 अखबार इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, जो कभी कभी क्रिटिकल खबरें छाप देते हैं, एडिटोरियल लिख देते हैं, उनके बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी उनको इंटरव्यू नहीं दिया गया। ये भी इस इंटरव्यू में लिखा है, इस बुक में राजदीप ने लिखा है। कुछ घटनाओं का जिक्र किया हुआ है कि कैसे कुछ अखबारों को तंग किया गया, कुछ मीडिया संस्थानों को तंग किया गया, न्यूज़ क्लिक पर छापे मारे गए। दैनिक भास्कर ने कोविड-2 के दौर में जो गंगा में बहती लाशों वाली स्टोरी छाप दी थी, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ, कोविड के मिसमैनेजमेंट को लेकर सरकार की आलोचना कर दी, तो दैनिक भास्कर पर छापे पड़ गए। उसका भी जिक्र राजदीप ने किया। एनडीटीवी को लेकर इंटरेस्टिंग ढंग से राजदीप ने लिखा है कि एनडीटीवी के मालिकों को कैसे तंग किया गया। अब उसमें जितना हम लोग जानते हैं उससे कुछ कहानियाँ राजदीप ने लिखी है। जैसे कहानी राजदीप ने लिखी है कि 2019 में एनडीटीवी के जो प्रमोटर प्रणय राय और राधिका रॉय, उनकी वाइफ को प्रमोटर, ये लोग कीनिया जा रहे थे। राधिका रॉय की 70वीं वर्षगांठ थी और एयरपोर्ट पर अचानक इन्हें रोक लिया गया इमिग्रेशन की तरफ से। और रोका गया तो प्रणय राय ने जानने की कोशिश की कि कोई लिखित ऑर्डर है, क्या है, क्यों रोका जा रहा है। उन्हें कुछ दिखाया बताया नहीं गया और इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, आप फ्लाई नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते अब्रॉड। और उसके बाद फाइनली प्रणय राय नहीं जा पाए, पूरे परिवार के साथ वापस आ गए। उसका जिक्र विस्तार से किया और साथ में ये इंटरेस्टिंग ढंग से बताया कि उसके कुछ सालों बाद राजदीप बनारस जा रहे थे। फ्लाइट में एक कस्टम का अधिकारी मिला, एयरफोर्स का, माफ़ करें, फ्लाइट में एक अफसर मिला कस्टम और इमिग्रेशन का। उसी ने बताया राजदीप को कि बॉम्बे एयरपोर्ट पर था और उसने बताया कि मैं कन्फेस करना चाहता हूं कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने डॉक्टर रॉय को विदेश ट्रैवलिंग से रोका था जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर था। ये राजदीप ने उस अधिकारी के हवाले से खुलासा किया है और ये उसके हवाले से लिखा है, इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई प्रोफेशनल करियर, आई न्यू वॉट आई वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग बट आई हैड नो चॉइस। मतलब मैं जो कर रहा था वो गलत है, मैं जानता हूँ, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। इफ़ यू मीट मिस्टर रॉय प्लीज़ से सॉरी फ्रॉम माई साइड। अगर आप मिस्टर रॉय से मिलें तो मेरी तरफ से उन्हें माफ़ी मांग लीजिएगा। और उसके बाद विस्तार से राजदीप ने उस कहानी को भी लिखा है कि कैसे एनडीटीवी के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, आईसीआईसीआई बैंक के लोन को लेकर, जिसको लेकर प्रणय राय को कहना था उन्होंने लोन पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद उनके पीछे एजेंसियां लगी, फिर उसके बाद ईडी लगा कि ईडी जैसी एजेंसियों ने 12 से ज़्यादा बार, 1 दर्जन से ज़्यादा बार प्रणय राय को पूछताछ के लिए बुलाया, राधिका रॉय को बुलाया, इतना तंग कर दिया कि एनराम को कोट करते हुए लिखा है कि एनराम ने कहा कि जिस तरह से एनडीटीवी को परेशान किया गया वो अपने आप में एक टेक्स्ट बुक केस है, एक किताब लिखी जा सकती है उस पर। और फिर उसके बाद अडानी का दौर जब एनडीटीवी को एक्वायर किया गया, वो भी कहानी लिखी है राजदीप ने। चूँकि राजदीप एनडीटीवी में
शुरुआती दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया से सीधे एनडीटीवी आए थे और लंबे समय तक एनडीटीवी में रहे थे। राजदीप ने अपने बारे में भी लिखा है। देखिए, राजदीप से मोदी का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से मोदी एंड कंपनी राजदीप को नहीं पसंद करती है। उसका जिक्र राजदीप ने किया इस किताब में कि 2002 के गुजरात दंगों के वक्त राजदीप तब स्टार न्यूज़ में थे। एनडीटीवी स्टार न्यूज़ के नाम से चैनल का हिस्सा था, स्टार न्यूज़ था, उसके लिए सारा न्यूज़ का काम एनडीटीवी करता था। एनडीटीवी चैनल तब लॉन्च नहीं होता और राजदीप और बरखादत दो लोग थे जिन्होंने गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग की थी। तो राजदीप ने लिखा है कि गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग के दौरान वो स्टेशन थे गुजरात में और वो लगातार जो वहाँ वायलेंस हो रहा था, हिंसा हो रही थी, सांप्रदायिक हिंसा, उसको रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। और उससे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत असहज थे और ये उस दौर में माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ढील दी गई सिस्टम को, या ऐसी एक सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई, इसलिए दंगों में टारगेटेड ढंग से मुस्लिम्स को निशाने पर लिया गया और किलिंग हुई। उस दौर में वो चर्चित वाकया भी है जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दौरे पर गए थे और जब उन्होंने राहत शिविरों में देखा, लोगों की त्रासदी सुनी, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से हम उम्मीद करेंगे कि राजधर्म निभाएं। वो चर्चित किस्सा और वीडियो उसका भी जिक्र किया है। और उसके बाद करण थापर का वो इंटरव्यू, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था दोस्ती बनी रहे और 2 बार पानी पी के इंटरव्यू रोक दिया। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब इंटरव्यू हमको कैसे देना है, किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो वो सब बहुत सारी कहानियों के बीच राजदीप ने एक कहानी ये लिखी है कि एक बार अमित शाह का वो इंटरव्यू करना चाहते थे 2021 विधानसभा चुनाव के समय, और उसके बाद अमित शाह ने वक्त भी दे दिया कि वहाँ बंगाल में हम चॉपर में या ट्रैवलिंग के समय इंटरव्यू करेंगे कैंपेन के समय। और जब वो गृह मंत्री के काफिले में जा रहे थे राजदीप सरदेसाई, इंटरव्यू उनका होना था, तो अमित मालवीय जो आईटी सेल के मुखिया हैं, जो बंगाल के सह प्रभारी थे, उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने बहुत ही एक तरह से कहें तो राजदीप को का इंटरव्यू ना हो, उन्होंने तय किया और राजदीप इंटरव्यू नहीं कर पाए। तो ये सब तरह की बहुत सारी कहानियों के साथ उन्होंने इसका बहुत सारे खुलासे किए। और जोशी जी के काम करने के तरीके के बारे में कि जोशी जी की पूरी ताकत इस पर लगी होती है कि मोदी की इमेज कैसे कल्टीवेट हो, मोदी की कोई निगेटिव इमेज कहीं ना हो, कोई निगेटिव पब्लिसिटी ना हो, किसी ढंग से मोदी के फैसले के बारे में कोई नकारात्मक खबर न चले। और दूसरा पक्ष है, विपक्ष को कैसे टारगेट किया जाए, विपक्ष के खिलाफ कैसे कैंपेन चले, कैसे नकारात्मक खबरें विपक्ष के खिलाफ चले, कैसे सारा नैरेटिव विपक्ष के खिलाफ चले, ये भी मॉनिटरिंग का काम जोशी जी की टीम करती है। राहुल गांधी का कोई बयान आया नहीं तो कैसे उसको बढ़ाना है, राहुल गांधी को बदनाम करने की पूरी कंस्पिरेसी, राहुल गांधी की इमेज खराब करने की कंस्पिरेसी, वो कंस्पिरेसी भी डिजाइन होती है। तो उस डिजाइन करने वाले में जो किरदार होंगे आप कल्पना कर सकते हैं, बीजेपी आईटी सेल से लेकर सब, तो इसमें जोशी जी की भूमिका होती है। मैं कई ऐसे पत्रकारों के नाम जानता हूं जो जोशी जी से सीधे कनेक्टेड हैं। जोशी जी उन्हें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जोशी जी को खुश करने के लिए जोशी जी को स्टोरी भी भेजते होंगे कि हमने आज ऐसे बोला, ऐसे कहा, ऐसे लिखा, और वो सब उनके गुड बुक में रहते हैं। हम लोग बैड बुक में, 2 तरह की फाइल है, गुड बुक, बैड बुक। हम लोग बैड बुक वाले हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं खुशनसीब हूं कि मैं जोशी जी के बैड बुक में हूं, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान के साथ नतमस्तक होकर सजदे करना, उनके सामने दंडवत होकर यस सर करके उनके हिसाब से बोलना कहने से बेहतर है कि आलोचनात्मक तेवर के साथ जो मर्जी हो वही बोलिए, चाहे जोशी जी को बुरा लगता रहे। तो हम लोगों पर भी हम लोगों की भी मॉनिटरिंग जोशी जी जरूर करते होंगे और करते हैं, ये मुझे पक्के तौर पर पता है। मुझे पता है, जैसा कि मैंने कहा, हमारी फाइल बनी है, ये किसी ने बताया था TV9 के समय। तो बहरहाल, तो ये किताब पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी जानकारियाँ। अब एक बार में सारी चीज़ तो नहीं कही जा सकती। अभी मुझे लगा कि चलिए हिरेन जोशी पर बात होनी चाहिए और उस पर जिन पर कोई बोलता नहीं है। अब ये भी सवाल है कि इतना तो राजदीप सरदेसाई ने लिख दिया और हैं तो अभी TV टुडे में, पता नहीं हिरेन जोशी ने ये सब पढ़ा है कि नहीं। अभी किताब चूँकि बाज़ार में आई नहीं है, अभी ऑनलाइन प्री ऑर्डर पर मिल रही है, और जोशी जी जब पढ़ेंगे तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। और उसके बाद राजदीप के साथ कहीं अनकंफर्टेबल पोजीशन हो पता नहीं, क्योंकि जब उन्होंने ट्वीट किया था और जिस ट्वीट पर बवाल हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, तो उनको भी, अगर मुझे ठीक से ध्यान है, 15 दिन या 1 महीने के लिए राजदीप को ऑफ एयर कर दिया गया था। तो ये किताब में बहुत कुछ है, बहुत पन्ने अभी पलटूंगा, बहुत पढ़ूंगा, और उसके बाद अगर मेरे कहने पर राजदीप हमारे साथ बात करने को तैयार हुए
तो किताब के लेखक के तौर पर उनसे बात भी करूंगा, पता नहीं वो तैयार होंगे या नहीं। लेकिन फ़िलहाल एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, चश्मदीद रिपोर्टर के तौर पर राजदीप ने बहुत कुछ इसमें लिखा है। और 2024 के चुनाव के साथ कुछ नेताओं की शख्सियत को समझने के लिए ये किताब पढ़ा जाना चाहिए। और जोशी जी के बारे में तो आप जान ही गए, गूगल पर सर्च करके देखिए, बहुत कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि जोशी जी की प्रोफाइल को लिख दे, जोशी जी के किए के बारे में लिख दे, जोशी जी के इंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दे, जोशी जी के हैंडलिंग के बारे में लिख दे, जोशी जी कैसे रिमोट से मीडिया को चलाते हैं ये लिख दे। किसी की हिम्मत नहीं, सब जोशी जी को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी ने उल्टी खबर लिखी और पहले से उनके एक तरह से गुड बुक में है, थोड़ी सी भी असहज करने वाली खबर उसके अखबार में छप गई, तो उनका मैसेज चला जाता है, बुलशिट, रबिश, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और अगर वहाँ से मैनेज नहीं हुआ तो सीओ तक। ये काम है जोशी जी का। और जोशी जी मतलब मोदी जी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।